और जाती है, वैसे ही भावनाएं भी टेम्पररी होती है। लेकिन अगर तुम हर लहर को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो तुम खुद संतुलन खो दोगे। इसलिए 1% लोग भावनाओं को फील करते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन उठता है, जैसे गुस्सा या डर, तो तुम पॉज लो, उस भावना को ऑब्जर्व करो, उसे नाम दो। जैसे अभी मैं गुस्से में हूं या मुझे डर लग रहा है। जब तुम इमोशन को नाम देते हो, तो तुम्हारा लॉजिकल माइंड एक्टिवेट होता है और इमोशन की इंटेंसिटी घटने लगती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम किसी भावना को लेबल करते हैं, तो दिमाग का अमिगडाला शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी रीजनिंग का हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यही अवेयरनेस का पहला कदम है। इमोशनल मास्टरी का दूसरा हिस्सा है प्रतिक्रिया देने से पहले समझना। आम लोग किसी इंसल्ट या मुश्किल परिस्थिति में तुरंत रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन इमोशनली मैच्योर व्यक्ति पहले समझता है कि उसकी प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा। वो यह नहीं सोचता कि उसे अभी कैसा फील हो रहा है, बल्कि यह कि उसे आगे क्या चाहिए। यही अंतर उसे बाकी से अलग करता है। वो जानता है कि भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है, लेकिन सही समय और सही दिशा में। इमोशनल मास्टरी का मतलब भावनाहीन बनना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक बनो, न कि उनके गुलाम। गुस्सा एक शक्तिशाली इमोशन है, लेकिन अगर तुम उसे दिशा दो, तो वही गुस्सा तुम्हें डिसिप्लिन और फोकस दे सकता है। डर एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक सिग्नल है जो तुम्हें बताता है कि कहां ग्रोथ छिपी है। दुख तुम्हें आत्मनिरीक्षण का मौका देता है और खुशी तुम्हें ग्रेटिट्यूड सिखाती है। यानी हर भावना का अपना उद्देश्य है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। 1% लोग अपने भीतर इमोशनल पैटर्न्स को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि कौन सी परिस्थिति उन्हें ट्रिगर करती है और क्यों। वो अपने बचपन, अनुभवों और सोच के पैटर्न्स को समझते हैं, क्योंकि जब तक तुम सोर्स नहीं समझोगे, तब तक रिएक्शन बदल नहीं पाओगे। अगर तुम्हें छोटी सी बात पर गुस्सा आता है, तो उसका कारण शायद किसी पुरानी इनसिक्योरिटी में छिपा है। इमोशनल मास्टरी का मतलब है इन लेयर्स को धीरे धीरे समझना और रिलीज करना। इस मास्टरी को पाने के लिए सबसे जरूरी है इमोशनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ कोल्ड होना नहीं है, बल्कि इतना अवेयर होना कि तुम्हारा मूड दूसरों के वर्ड्स या सिचुएशंस पर डिपेंड न करे। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम फिर भी शांत रह सको, तो समझो कि तुमने मास्टरी की ओर कदम बढ़ाया है। तब तुम्हारा माइंड दूसरों की बातों से नहीं, तुम्हारे पर्पस से ऑपरेट करता है। यही वो अवस्था है जहां से असली शक्ति पैदा होती है। इमोशनल मास्टरी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ कंपैशन। बहुत लोग खुद पर अननेसेसरीली कठोर होते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशंस महसूस करना कमजोरी है, लेकिन असल में वल्नरेबिलिटी ही मैच्योरिटी की निशानी है। अपने अंदर के दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की सच्चाई से भागते नहीं, तो तुम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये 1% लोग अपने इमोशन से लड़ते नहीं, उन्हें प्रोसेस करते हैं। वो रोते हैं, लिखते हैं, मेडिटेट करते हैं और फिर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। इमोशनल मास्टरी का अभ्यास हर दिन करना पड़ता है। मेडिटेशन इसका सबसे प्रभावी साधन है। जब तुम रोज कुछ समय अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट ऑब्जर्व करते हो, तो तुम धीरे धीरे उनके ऑब्जर्वर बन जाते हो। फिर चाहे बाहर कितनी भी अराजकता हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। जर्नलिंग भी इस प्रक्रिया में मदद करता है। जब तुम अपने इमोशंस को कागज पर उतारते हो, तो तुम उन्हें बाहर निकालते हो और उनका भार कम होने लगता है। इमोशनल मास्टरी का सबसे बड़ा परिणाम है इमोशनल फ्रीडम। जब तुम अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहते, तब दूसरों का व्यवहार तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड को तय नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तो तुम डिफेंसिव नहीं बनते,
अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम इनसिक्योर नहीं होते। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे तो तुम रिवेंज नहीं सोचते, तुम बस अवर रहते हो। ये भी एक इमोशन है, ये भी गुजर जाएगा। यही अवेयरनेस तुम्हें बाहरी अराजकता से मुक्त करती है। 1% माइंडसेट का सबसे गहरा स्तर यही है। जब इंसान इमोशन में नहीं, इंटेंशन में जीता है। जब डिसीजंस फीलिंग्स पर नहीं, पर्पस पर लिए जाते हैं। और जब जिंदगी के हर अनुभव को ग्रोथ के रूप में देखा जाता है। इमोशनल मास्टरी वही कला है जो तुम्हें शांत बनाती है, पर कमजोर नहीं। संवेदनशील बनाती है, पर अस्थिर नहीं। ये वो अवस्था है जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि संतुलन में काम करते हैं। जब तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, प्रोसेस करना और गाइड करना सीख लेते हो, तब जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है। हर परिस्थिति तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि तुम उसे समझते हो। और जो इंसान समझता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो निर्माण करता है। इमोशनल मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। जितना तुम इसे अभ्यास में लाओगे, उतना ही तुम्हारा मन हल्का और शक्तिशाली होता जाएगा। और जब मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा, तब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। यही है 1% की सबसे गहरी पहचान। भीतर का शांति, बाहर का प्रभाव। चैप्टर 8, अटेंशन इकोनॉमी। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, अटेंशन है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया तुम्हारे ध्यान को खरीदने की कोशिश में लगी है। हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर एडवर्टीजमेंट, हर ट्रेंडिंग टॉपिक, सबका एक ही उद्देश्य है, तुम्हारे दिमाग का एक छोटा हिस्सा हड़प लेना। यही आधुनिक युद्ध है। युद्ध तुम्हारे फोकस के लिए। 1% लोग इस युद्ध को समझ चुके हैं और उन्होंने एक चीज सीख ली है। अगर तुम अपना ध्यान नियंत्रित नहीं करते, तो कोई और करेगा। यही कारण है कि अटेंशन इकोनॉमी में सर्वाइवल का पहला नियम है, अपने ध्यान का स्वामी बनो। हमारा दिमाग वही चीज मजबूत बनाता है जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। अगर तुम लगातार डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हो, तो तुम्हारा माइंड शैलो सोचने लगता है। वो इंस्टेंट डोपामीन की आदत डाल लेता है। छोटी खुशी, जल्दी रिवॉर्ड, तुरंत स्टिमुलेशन। यही कारण है कि आज के समय में कंसंट्रेशन सबसे दुर्लभ क्षमता बन गई है। लोग 2 मिनट बिना फोन देखे नहीं रह सकते, 5 मिनट साइलेंस में नहीं बैठ सकते, और लगातार किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं रख सकते। यही रीजन है कि दुनिया में एवरेज बढ़ रही है और डेप्थ घट रही है। अटेंशन इकोनॉमी में हर प्लेटफॉर्म तुम्हारे दिमाग को हाईजैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया एप्स न्यूरोसाइंस को इस तरह इस्तेमाल करती है कि तुम्हारा दिमाग नेक्स्ट बटन दबाने के लिए एडिक्शन महसूस करे। हर स्वाइप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन डोपामिन स्पाइक देता है, जो तुम्हें शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ प्लेजर देता है। लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारा मेंटल स्टैमिना खत्म कर देता है। अब तुम बिना स्टिमुलेशन के बेचैन हो जाते हो। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें 99% लोग फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि टेक्नोलॉजी उन्हें इस्तेमाल कर रही है। 1% लोग जानते हैं कि अटेंशन ही उनकी करेंसी है। वो उसे बर्बाद नहीं करते। वो हर दिन कॉन्शियसली यह तय करते हैं कि उनका ध्यान कहां जाएगा। उनके लिए सोशल मीडिया कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक क्यूरेटेड टूल है। वो जानबूझकर अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को मिनिमल रखते हैं, अननेसेसरी एप्स डिलीट करते हैं, नोटिफिकेशंस बंद रखते हैं और समय को स्लॉट में डिवाइड करते हैं। उनका माइंड रिएक्टिव नहीं, इंटेंशनल होता है। वो अपनी अटेंशन को उसी तरह बचाते हैं जैसे एक राजा अपने साम्राज्य की सीमाओं को बचाता है। अटेंशन कंट्रोल का सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। यह पहचानना कि कौन सी चीज तुम्हारा फोकस खा रही है। अगर तुम दिन में 50 बार फोन चेक करते हो, तो सोचो कि तुम हर बार किस इंपल्स के कारण ऐसा करते हो। क्या बोर्डम से बचने के लिए,
क्या वैलिडेशन पाने के लिए, क्या किसी इनर डिस्कम्फर्ट से भागने के लिए? 8% लोग इन इम्पल्सेस को ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे उन्हें वीकन करते हैं। वो खुद से सवाल पूछते हैं, क्या यह मुझे मेरे विजन के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो वो बिना गिल्ट के उसे छोड़ देते हैं। अटेंशन इकोनॉमी का दूसरा नियम है डीप वर्क, यानी किसी एक काम में पूरी अवेयरनेस और फोकस के साथ डूब जाना। जब तुम किसी काम में पूरी तरह इमर्स हो जाते हो तो तुम्हारा माइंड फ्लो स्टेट में चला जाता है। इस अवस्था में डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। लेकिन फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए एक शर्त है, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। इसका मतलब है नो मल्टीटास्किंग, नो बैकग्राउंड नॉइस, नो कांस्टेंट चेकिंग। 8% लोग डीप वर्क को मेडिटेशन की तरह ट्रीट करते हैं। वो इसे अपने माइंड के लिए एक पवित्र अभ्यास मानते हैं। ध्यान को नियंत्रित करने का मतलब सिर्फ बाहरी शोर से बचना नहीं, बल्कि अंदर के शोर से भी बचना है। हमारे दिमाग में हर पल विचारों की भीड़ चलती रहती है। फ्यूचर की चिंता, पास्ट का गिल्ट, दूसरों से तुलना, वैलिडेशन की चाह। ये इनर नॉइज उतना ही खतरनाक है जितना बाहरी। इमोशनल अवेयरनेस के बिना अटेंशन कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए 8% लोग हर दिन कुछ समय साइलेंस में बिताते हैं। वो माइंड को खाली करना सीखते हैं, क्योंकि खाली दिमाग ही सबसे शार्प होता है। आज के समय में इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने क्लैरिटी को खत्म कर दिया है। पहले स्कैर्सिटी थी, जानकारी की कमी, अब अबंडेंस है। इतनी जानकारी कि समझना मुश्किल हो गया है कि किससे सच माना जाए। अटेंशन इकोनॉमी में यही होता है, जितनी ज्यादा जानकारी उतना कम ज्ञान। इसलिए 1% लोग इंफॉर्मेशन डाइट रखते हैं। वो हर चीज नहीं पढ़ते, सिर्फ वही जो उनके ग्रोथ के लिए जरूरी है। वो जंक कंटेंट से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर शब्द जो वो पढ़ते या सुनते हैं, उनका दिमाग उसी से प्रोग्राम होता है। फोकस को बचाने का मतलब है अपने टाइम का ओनर बनना। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत फोन के साथ करते हो तो तुम अपनी एनर्जी किसी और के नैरेटिव को दे रहे हो। लेकिन अगर तुम सुबह के पहले घंटे को अपने विचारों, मेडिटेशन या प्लानिंग के लिए रखते हो तो तुम अपना अटेंशन रिक्लेम करते हो। यही सुबह का माइंड सॉवरेंटी तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। 8% लोग इस गोल्डन आवर को सीक्रेट मानते हैं, क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल से करते हो तो दिन तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता। अटेंशन इकोनॉमी का सबसे गहरा पहलू यह है कि यह सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का नहीं, आइडेंटिटी का खेल है। जो चीज तुम्हारा ध्यान खींचती है वही तुम्हें शेप करती है। अगर तुम हर दिन नेगेटिविटी कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा मन भी वैसा बन जाएगा। अगर तुम हर दिन एक्सेलेंस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से जुड़ी चीजें अब्सॉर्ब करते हो तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही पैटर्न बनाएगा। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी दिशा है और तुम्हारी दिशा ही तुम्हारी डेस्टिनी। इसलिए 1% लोग अपने ध्यान को सीक्रेट स्पेस की तरह ट्रीट करते हैं। वो जानते हैं कि जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वही वास्तविकता बनती है। अटेंशन इकोनॉमी के युग में जो व्यक्ति अपने ध्यान पर कंट्रोल कर लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बाकी सब लोग डिस्ट्रैक्शन के गुलाम हैं, और गुलाम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बन सकते। इसलिए 1% लोग डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से ड्रिवन होते हैं। वो अपने माइंड को उसी तरह ट्रेन करते हैं जैसे योद्धा अपनी तलवार को करते हैं। हर बार शार्पन, हर बार फोकस्ड, हर बार अवेयर। यही कारण है कि जब पूरी दुनिया स्कैटर्ड होती है वो सेंटर्ड रहते हैं, और यही सेंटर्डनेस उनकी असली ताकत है। एक शांत मन जो सब कुछ देखता है पर खुद कभी बिखरता नहीं। चैप्टर 9, सिस्टम्स थिंकिंग। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर बने, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवाता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें लगातार चलाए रखता है। यही फर्क है
99% और 8% लोगों के बीच। बाकी लोग हर बार इंस्पिरेशन ढूंढते हैं और जब वह खत्म होती है तो रुक जाते हैं। लेकिन 8% लोग अपने जीवन को एक व्यवस्थित सिस्टम की तरह चलाते हैं, जहां हर काम, हर आदत, हर निर्णय एक पैटर्न में फिट होता है। यही सोच कहलाती है सिस्टम्स थिंकिंग, यानी सोचने का वो तरीका जो जिंदगी को रैंडम घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर के रूप में देखता है। सिस्टम्स थिंकिंग की नींव इस समझ पर टिकी है कि हर चीज किसी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे लोग, सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से कोई एक भी हिस्सा कमजोर है तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं को अलग अलग हिस्सों में देखते हैं, जैसे मुझे फोकस नहीं है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, मेरा मूड खराब रहता है। लेकिन 8% लोग जानते हैं कि ये सब आइसोलेटेड इश्यूज नहीं है, बल्कि एक ही सिस्टम के अलग हिस्से हैं। जब सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जाता है तो सारी समस्याएं अपने आप ठीक होने लगती है। सिस्टम थिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह कंसिस्टेंसी पैदा करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम फिटनेस के लिए मोटिवेटेड होकर एक हफ्ते जिम जाओगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम एक सिस्टम बना लो, फिक्स टाइम, फिक्स्ड वर्कआउट प्लान, बैलेंस डाइट और स्लीप रूटीन, तो धीरे धीरे परिणाम आने लगेंगे। सिस्टम डिसिप्लिन को एफर्टलेस बनाता है, क्योंकि सिस्टम इमोशंस पर निर्भर नहीं होता, प्रोसेस पर निर्भर होता है। और प्रोसेस हमेशा स्थिर रहता है, जबकि इमोशंस बदलते रहते हैं। 1% लोग हर क्षेत्र में सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो सीखना हो, काम करना हो, पैसे बचाना हो या रिश्ते निभाना। उनके लिए लाइफ रैंडम नहीं है, वो हर चीज को मेजरेबल और रिपीटेबल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वो एक प्रोसेस डिजाइन करता है। कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कैसे डिलीवर होगा, कैसे फीडबैक आएगा, कैसे इंप्रूव किया जाएगा। इस तरह उसकी सफलता लक पर नहीं, सिस्टम पर टिकती है। सिस्टम थिंकिंग का दूसरा सिद्धांत है फीडबैक लूप्स को समझना, यानी ये जानना कि तुम्हारे एक्शंस का लॉन्ग टर्म असर क्या होगा। बहुत से लोग इमीडिएट रिजल्ट्स न देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन सिस्टम थिंकर जानता है कि हर प्रोसेस को कंपाउंड होने में समय लगता है। जैसे एक सीड जब बोया जाता है तो कुछ हफ्तों तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर रूट्स बन रही होती है। वैसे ही जब तुम किसी सिस्टम पर कंसिस्टेंटली काम करते हो तो शुरुआती समय में कोई परिणाम नहीं दिखता, लेकिन बाद में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। यही कंपाउंड इफेक्ट सिस्टम थिंकर्स की सबसे बड़ी समझ होती है। सिस्टम थिंकिंग में एक और महत्वपूर्ण पहलू है ऑटोमेशन। 1% लोग अपने दिमाग को रिपीटेटिव डिसीजंस में वेस्ट नहीं करते। वो आदतों को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें सोचने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हर दिन कब उठना है, क्या खाना है, कब काम शुरू करना है, ये सब प्री डिफाइंड होता है। इससे मेंटल एनर्जी बचती है, जो क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी के लिए इस्तेमाल होती है। एवरेज लोग हर दिन नए डिसीजंस में एनर्जी खर्च करते हैं और दिन के अंत में एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। लेकिन जिनके पास सिस्टम है वो थकते नहीं, क्योंकि उनका हर एक्शन प्री डिटर्मिन्ड होता है। सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब रिजिड होना नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल कंसिस्टेंसी रखना है। यानी सिस्टम इतना स्ट्रक्चर्ड हो कि केओस को संभाल सके, लेकिन इतना खुला भी हो कि अडेप्टेशन की गुंजाइश रहे। जैसे अगर तुम्हारा स्टडी सिस्टम है तो उसमें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए भी जगह होनी चाहिए। इलनेस, ट्रैवल, इमरजेंसी। सिस्टम वो नहीं जो बदलने से टूट जाए, बल्कि वो जो बदलने के बाद भी काम करता रहे। यही रीजन है कि 1% लोग एडेप्टेबल होते हैं। वो हर बदलाव को थ्रेट नहीं, बल्कि अपग्रेड का मौका मानते हैं। सिस्टम थिंकिंग माइंडसेट का सबसे गहरा पहलू यह है कि यह ब्लेम कल्चर को खत्म करता है। जब तुम अपनी जिंदगी को एक सिस्टम के रूप में देखने लगते हो तो तुम किसी व्यक्ति या परिस्थिति को दोष नहीं देते,
तुम बस प्रोसेस को एनालाइज करते हो, कहाँ ग्लिच